हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मॉडल सेट वगैरह चल रहा है, जो एसपीडी का जो मॉडल सेट चल रहा है, जिसमें मैंने बताया था कि एसपीडी का जो साइंस का मॉडल सेट को चलाया जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट 200 से प्लस जो मॉडल सेट है, उसमें से 1 2 3 यानी 3 मॉडल सेट उसका मैंने पहले ही पीडीएफ डाल चुका हूँ। उसका वीडियो जो बच्चे नहीं देखे होंगे, प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडल सेट 4 नंबर, उसके बाद 5 और 6 यानी 4 5 6 आज कंप्लीट करना है। तो 4 नंबर मॉडल सेट में देखेंगे तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं। याद रखिएगा, ये जितने भी एसपीडी साइंस के क्वेश्चन हैं वो सभी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो या ग्रुप लेवल ए का हो या बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो या रेलवे का हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन 100% रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ये देखेंगे मॉडल सेट 4 में देखेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूरिया अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। जो यूरिया होती है वो हमारे शरीर में यूरिया कहाँ पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है। जो हम पेशाब करते हैं उसमें क्या रहता है, यूरिया रहता है, याद रखिएगा। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका, एंजाइम का। देखिए पेप्सिन, रेनिन वगैरह ये सब जितने हैं ना, एंजाइम आएगा। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या है, तो एंजाइम है, याद रखना। दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। चूँकि पता है कि विटामिन सी क्या होता है, खट्टा होता है कि नहीं, तो दूध में अगर पाया जाएगा तो विटामिन सी भी, ये विटामिन सी क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो दूध जो है खट्टा नहीं होता है, दही खट्टा होता है, तो विटामिन सी दूध में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है, यानी कि पूछ देगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन टॉक्सिन क्या है, तो एक जहरीला पदार्थ है। उसके बाद नीचे आगे देखेंगे तो एंजाइम की रचना होती है, अमीनो अम्ल में एंजाइम की रचना होती है, यानी कि एंजाइम जो बनता है कहाँ बनता है, तो अमीनो अम्ल में। ठीक है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो याद रखना फलों और सब्जी में जो होता है विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी अब कहाँ पाया जाएगा, तो सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, मछली के तेल वगैरह में मिलता है, लेकिन विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूरज के प्रकाश। और फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं पाया जाता। उसके बाद देखेंगे मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है, उस मच्छर के काटने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मलेरिया। देखो सीधे से क्वेश्चन पूछ देता है मलेरिया रोग किस कारण होता है, तो मच्छर के काटने के कारण, और वो मच्छरवा का नाम क्या है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। याद रखना, मादा, नर नहीं, मादा काटती है लोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, यानी पेशाब में भी देखें लोग कि यूरिया होता है, और यूरिया क्या होता है, तो एसिड होता है। तो एसिड जब होगा तो क्या होगा, खट्टा होगा। तो खट्टा चीज़ किस में पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है ना। तो मानव मूत्र वही पूछ रहा है, उत्सर्जित क्या होता है, तो विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। यानी कि भी विटामिन सी वगैरह आप पी रहे हैं, जैसे कि मान लो ऑरेंज जूस पी रहे हैं, या कोई विटामिन सी, जैसे कि ग्लूकोन सी पी रहे हैं, ग्लूकोन वो सब विटामिन सी है ना, तो वो पी रहे हैं ना। जब आप पेशाब कीजिएगा तो पेशाब में से क्या हो जाएगा, विटामिन सी निकल जाएगा। यानी हमारे शरीर में जितना भी विटामिन सी जो रहता है वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब देखें उसके बाद क्या लिखा है, दूध में उपस्थित प्रोटीन। दूध में उपस्थित कौन सी प्रोटीन है, तो केसिन है। कौन सी प्रोटीन, केसिन। उसके बाद देखेंगे तो मेढक में हृदय का चैम्बर कितना होता है, मेढक के हृदय का जो चैम्बर होता है, अच्छा 3 होता है, याद रखना। देखो मानव का, जैसे मान लो कि ये हृदय हो गया, मानव का हृदय हो गया। ठीक है, ये मानव का जो हृदय देखेंगे, मानव हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर का रहता है, तो कितने चैम्बर का रहता है, सबसे पहले याद रखिए कि 4 चैम्बर का होता है मानव हार्ट का। ये हो गया मानव हार्ट, ये क्या इंसान का दिल, ये ऐसे होता है 4 चैम्बर। ऊपर वाला को बोलते हैं अलिंद, नीचे वाला का नीला है। ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीला, बायां नीला, यानी अलिंद और नीला होता है, 4 चैम्बर होता है। ऐसे ब्लड इसमें आएगा, फिर इधर फेफड़ा में जाता है, फिर इधर से इंटर करता है, इधर से आके पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मानव हृदय के चैम्बर। उसी तरह जो अब यहाँ लिखा हुआ है कि मेढक के कितने होते हैं, तो मेढक के सीधे सीधे ऐसे 3 होता है, 1 2 3, 1 2 और 3 ऐसे रहता है। याद रखना, अपवाद में पूछेगा तो मगरमच्छ और घड़ियाल जो होता है ना, उसका भी 4 चैम्बर होता है, यानी 4 चैम्बर होते हैं मगरमच्छ, घड़ियाल का, इंसान का, बाकी जो मेढक वगैरह है उसका 3 चैम्बर होता है। पक्षी के भी 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो मानव शरीर की जो ग्लैंड, यानी इंग्लिश में जिसे बोलते हैं ग्रंथि कौन सी है, तो प्यूटिटरी ग्रंथि जो है, यानी प्रियूस ग्रंथि जिसको बोलते हैं, वो मस्तिष्क में लगा रहता है, वही ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखना। इसको पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि इसको कहा जाता है। ये ग्रंथि अब होगा कहाँ, तो ब्रेन में रहता है ये ग्रंथि, याद रखना। आप देखेंगे मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या है, हड्डियाँ है जी, 206 गो हड्डी है। एक एक हड्डी का नाम याद कर चुके हैं कि शरीर में आपका हाथ में 30 गो, पैर में 30 गो, चेहरा में 14 गो हड्डी, सब चीज़ बता चुके हैं। 206 हड्डी याद बढ़ा चुके हैं। जो नहीं पढ़ेंगे वो जाएंगे प्ले लिस्ट में, उनको मिल जाएगा पूरा बायोलॉजी का पूरा वीडियो, आप देख सकते हो वहाँ पर पूरा 206 हड्डी का एक एक नाम याद कराया है। तो अब पूछ रहा है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा हड्डियाँ है जी पूरा शरीर में। तो हड्डी किस चीज़ से बना रहता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना रहता है, तो यानी शरीर में हमारे सबसे ज़्यादा क्या है, कैल्शियम है। उसके बाद
देखेंगे कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ। तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ यानी कोशिका से नई कोशिका कैसे बनेगा, डीएनए से न बनेगा जी। देखते हैं डीएनए चेक कराता है लोग। अब देखेंगे इसका जन्मदाता कौन है, आनुवंशिका का नियम जो दिया था किसने दिया था, ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, मटर का पौधा से दूसरा मटर का पौधा को पैदा किया, यानी एक मटर का पौधा से दूसरा मटर का पौधा को बनाया, उसी कहा जाता है आनुवंशिकी प्रक्रिया। वो कौन किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था, ठीक है। किसान का परम सहायक क्या है, तो किसान का परम सहायक देखें तो क्या, देखो केचुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोंक वगैरह, चेरा बोलते हैं, चेरा बोलते हैं अपना भाषा में, चेना बोलते हैं, जोंक वगैरह बोलते हैं। वो क्या करता है, मिट्टी को ऐसे ऐसे छोटे 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 टूटते रहता है, खाते रहता है, तो मिट्टिया इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसीलिए इसको किसान का परम मित्र कहा जाता है, ठीक है, यह सहायक कहा जाएगा। कोशिका के केंद्र का पता लगाया था किसने, था रॉबर्ट ब्राउन। देखो ये सब चीज़ सेल चैप्टर में सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, पहले ही चैप्टर पढ़ाए थे बायोलॉजी का, जाएगा देखोगे तो मिल जाएगा पूरा प्ले लिस्ट में। इसमें इसे बता चुके कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का खोज तो एवी हॉक ने, ठीक। उसके बाद बताया था कोशिका का सिद्धांत स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। केंद्रक तो रॉबर्ट ब्राउन, ये सब चीज़ बता चुका है, ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया था, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा फल और पुष्प, सबसे बड़ा जो फल होता है आर्कडिस होता है, ठीक है, आर्कडिस होता है। और सबसे बड़ी फूल जो होती है रेफ्लेसिया, कौन होती है फूल, रेफ्लेसिया। उसके बाद देखेंगे तो स्कंद, धन कंद, सल कंद, प्रकंद, उदाहरण किसका है, तो आलू, प्याज और अदरक, हल्दी का ये उदाहरण होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो फल भी थी, यानी पूरा फल वे खा सकते हो, अमरूद का हो, अंगूर का हो, शरीफा, टमाटर, ये सब पूरा फल खाया जा सकता है, ठीक है, पूरा फल खाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखें आम, पपीता, बेर में खाने योग्य कौन सा भाग होता है, मध्य भाग होता है। देखिए अमवा का बीच वाला भाग ना खाइएगा जी, मध्य भाग, पपीता का भी बीच का भाग, उसके बाद बेर का भी सबका बीच का भाग खाया जाता है। उसके बाद देखिए अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तो अदरक जो आलू होता है तना होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। देखो जड़ और तना मंत्र बता चुके हैं। जड़ जो होता है ऐसे नुकीला टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं जड़, और ताना जो होता है ऐसे गोल रहेगा, जैसे अलुइया का देखते हैं नीचे गोल रहता है, ऐसे नोकी थोड़े रहता है, ऐसे तीर की तरह थोड़ा रहता है। लेकिन मूली का देखिएगा तो ऐसे तीर की तरह रहेगा, गाजर का देखिएगा तो ऐसे तीर की तरह रहेगा, तो सब क्या है, जड़ है। आलू, प्याज या ये सब हो गया, क्या हो गया, ये सब तना हो गया, ठीक है। अदरक वगैरह तना हो गया, हल्दी तना हो गया। मानव शरीर में रक्त की मात्रा, जो शरीर का भार कितना होता है, यानी हमारे शरीर का, अब बता चुके, देखो मानव शरीर में, पूरे शरीर में हम लोग का ब्लड कितना होता है, सबसे पहले 5 से 6 लीटर होता है ब्लड। अब बताओ आदमी जो होगा, मानव जो होगा 60 से 70 किलो का होता है कि नहीं, कम से कम 50 किलो का होगा जो वयस्क मनुष्य होगा, यानी बड़ा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 50-60 का रहेगा कि नहीं। तो 50-60 जब रह रहा है, उसका 7% का रहा है, यानी कि 7% का मतलब हो गया कि 50 किलो का आदमी होगा तो लगभग उससे 3-4 किलो ब्लड। तो सही ये बात है, यानी कि हम लोग जो शरीर में, जो शरीर का जो भार है ना, उसका 7% जो होता है क्या होता है, ब्लड होता है। अब उसके बाद आएंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे मॉडल सेट नंबर 5। मॉडल सेट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखो मनुष्य का मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। देखो 1350 से लड़की सबको थोड़ा सा दिमाग जो होता है ना छोटा होता है। अब ये छोटा का मतलब नहीं कि दिमाग कमज़ोर होता है भाई, शरीर, लड़की सबका शरीरों तो छोटा होता है ना, मतलब कि लड़का का देखेंगे तो वो 60-70 किलो का भी हो जाता है, 80 किलो का भी हो जाता है ऐसा लड़का, लेकिन लड़की का जो वजन होता है थोड़ा सा लड़का के कंपेयर में कम होता है, थोड़ा सा क्या बहुत कम होता है। और तो जब वजन कम है तो जाहिर सी बात है कि ब्रेन भी तो छोटा ही होगा, कि शरीर में पात्र हो जाएगा, ब्रेन बड़का हो जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है। तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग बोलता है लेकिन लड़की सबका ब्रेन कम होता है, तो वजन में कम होता है भाई, ये नहीं कि दिमागे कम होता है, ये गलतफहमी में, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। बहुत सारे लड़कों से बहस हो जाती है इसी बात पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऊँट की गर्भ अवस्था की काल क्या है। तो देखो ऊँट की जो प्रेगनेंसी, जो अंदर जो गर्भ काल जो चलता है, पीरियड जो चलती है प्रेगनेंसी पीरियड, वो 1 साल का रहता है, समझ सकते हैं, 320 से लेकर 350 दिन का। और गाय का देखेंगे 280 से लेकर 300 दिन, यानी गाय हो या मनुष्य हो, यानी कि महिला जो है उनका भी 280 दिन होता है, लगभग 280, यानी 9 महीना रहता है। तो 9 तिरका 27 हुआ ना जी, तो 9 महीना कुछ दिन रहता है, 9 सौ किसी का 200 महीना लेकर चल जाता है। तो आप 30 दिन जोड़ रहे हैं तो 9 तिरका 27, 270 से 280 होता है कि नहीं। उसी तरह ये गाय का भी होता है, 280 से लेकर 300 दिन तक रहता है, यानी कि जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है मनुष्य का, उसी तरह एक गाय का भी बच्चा जन्म लेता है उतने ही समय काल में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो पैतृक सिद्धांत में सहायक होता है डीएनए प्रिंटिंग प्रेस। देखो डीएनए से क्या होता है ना कि पता चल जाता है कि कर ले क्या हमारे है कि दूसरे कोई क्या है, मतलब कि कहने का मतलब है जांच डीएनए से पता चल जाता है कि किसका बच्चा कौन सा है, यही डीएनए से जांच करते। वही पैतृकता यानी पिता का पता, यानी कि उसी पिता का बच्चा है कि नहीं, ये किससे पता चलती है, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है। दूध में जो मिठास जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो लैक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
लैक्टोज बोलते हैं दूध में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र जो है कहाँ निर्माण होता है, किडनी में होता है ना जी, उसी को बोलते हैं ब्रिक। मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, उसी को बोलते हैं ब्रिक। सबसे लंबा कृमि यानी सबसे लंबा वर्म जो है कौन सा है, टेप वर्म, याद रखें टेप सबसे लंबा होता है, तो टेप वर्म सबसे लंबा है। प्रकाश वर्ग का मात्रक यानी कि दूरी का है, देखो पूछ रहा है जैसे कि दूरी का, देखो इतना दूरी का तो क्या बोलेगा कि मीटर में नाप लीजिए, चाहे सेंटीमीटर में नाप लीजिए, और बड़ा तो मीटर में नाप लीजिए, और बड़ा तो किलोमीटर में नाप लीजिए, और दूर गया है यानी कि धरती से लेकर चंद्रमा पर चल गया तो अब का किलोमीटर में नापिएगा कि कोई किलोमीटर धरती से लेकर चंद्रमा है, उसको नापा जाता है प्रकाश वर्ष में, ठीक है, उसको प्रकाश वर्ष में कहा जाता है। तो यानी क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश वर्ष क्या है, तो वो भी दूरी का मात्रक है, समझे कि नहीं समझे। अब देखेंगे कपड़ा सुखाने और दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या करता है, तो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इस अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, कपड़ा सूखता है, दूध से मक्खन बनता है, यानी जो कपड़ा छत पर डाले वो सूख रहा है उसके लिए बल बोलते हैं, ठीक है। उसको देखेंगे एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी कि हॉर्स पावर, देखो कहीं के लिखा रहता है गाड़ी उड़ी पर HP हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, HP देखिए तो लिखता है इतना HP, 2 HP, 1 HP, तो एक हॉर्स पावर का मतलब हो गया 746 वाट। देखता है 9 वाट का बॉल होता है, तो यानी एक हॉर्स पावर के मतलब हो गया 746 वाट, समझ आ रहा है कि नहीं। ये वो गाँव बॉल से जला दीजिएगा उतना पावर का, अगर आपके पास बैटरी वगैरह है तो। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, यानी जल का जो घनत्व वगैरह रहता है और आयतन जो एक ऐसे स्थिति में आकर बराबर हो जाता है वो कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब जल रहता है तब। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो क्वार्क, लघुत्तम अंश पदार्थ क्या है, तो क्वार्क है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डाईऑप्टर, यानी कि लेंस जो होता है, देखो लेंस लोग चश्मा पहनता है ना, देखते हैं कि अखवा कितना खराब है कैसे पता चलता है, पूछता है कितना डाईऑप्टर का चश्मा पहने है, तो कोई बोलता है 2 डाईऑप्टर का, बाप रे, कोई बोलता है 1 डाईऑप्टर का, कोई बोलता है 0.5 डाईऑप्टर यानी हाफ डाईऑप्टर का पहना है चश्मा, कोई बोलता है 0 डाईऑप्टर का है, ये सादा चश्मा है, फोकस मारने के लिए पहन लिए हैं, ठीक है, मतलब धूप वगैरह से बचने के लिए पहन लिया है। तो वही डाईऑप्टर में नापा जाता है कि उसको चश्मा का जो पावर कितना है, यानी चश्मा हो गया जो कि सन ग्लासेस नहीं, मतलब ग्लासेस जितने भी हो गए, सन ग्लासेस तो नॉर्मल हो गया, तो यानी कि वो जो ग्लास जो लगा रहता है चश्मा उस वो लेंस ना होता है, तो लेंस का पावर कितना होता है, उसी पावर का नापा जाता है किस में, डाईऑप्टर में, ठीक है। अब देखिए इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, अब देखो इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है कौन सा होता है, तो हरा होता है। कैसे, एक ट्रिक याद कर लो, बैनिया पीनाला, बैनिया पीनाला, देखो अब देखो 3 1 2 3 इधर हुआ, ये हो गया एक चौथा बीच में हुआ कि नहीं, ठीक है, ये हो गया कि नहीं। उसके बाद देखिए एक फिर 1 2 3 हुआ, 3 इधर 3 उधर, बीच में क्या आ रहा है, ह आ रहा है, तो ह से हार, देखो ब से बैगनी, न से नीला, आ से आसमान, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है, याद रखना सब ये सब। तो बीच में कौन आ रहा है, तो हरा आ रहा था, यानी कि इंद्रधनुष का आगे पीछे बीच कहीं भी पूछे बता देना, बैनिया पिनाला याद रखना, ठीक है, सब समझ आ जाएगा। उसके बाद रंग का प्रकीर्णन जो निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर, उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या निर्भर करता है, रंग का प्रकीर्णन, ठीक है। उसके बाद देखें रेटिना बना जो प्रतिबिंब होता है, यानी हमें जो आंखों पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है ना, हमें जो कोई चीज़ देख रहे हैं उसका इमेज बन रहा है आंख पर, तो कैसे बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और उसके बाद क्या होता है, छोटा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, क्या होता है, वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है, ठीक है, वास्तविक उल्टा और छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में, यानी कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट यानी जब बरसात के दिन में जो सूरज निकला हुआ है, तो देखना जो बारिश हो रहा है और सूरज निकला है, तो देखना इंद्रधनुष जो बनेगा ना, तो सूरज का एकदम उल्टा दिशा में बनता है, ठीक है। मान लो कि इस साइड में सूरज निकला, तो यहाँ देखना कि ऐसे आपको ऐसे इंद्रधनुष बना होगा, ऐसे ही बना होगा इंद्रधनुष, ऐसे 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 इसके अपोजिट दिशा में बनता है, ठीक है। आप देखेंगे कि फ्यूज तार किससे बनी होती है, तो टीना और शीशा का मिश्र धातु दो होता है, उसी से फ्यूज तार बनती है। देखो फ्यूज तार किससे बनती है, तो टीना और शीशा का मिश्र धातु से बनता है। उसको देखेंगे सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। देखो कोई भी चीज़ किसी भी कलर दिखाई होने की मेन रीज़न क्या है कि वो कलर जो भी कलर उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो उसको वो छोड़ दे रहा है, बाकी सारे कलर को उस एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे मान लो कोई चीज़ रेड दिख रहा है ना, रेड, मान लो लाल दिख रहा है, तो लाल क्या हो, उस पर तो सातों कलर पड़ रहा है, बैनिया पिनाला सातों कलर, सूरज का सातों कलर पड़ रहा है, लेकिन लाल जो है ना उसे रिफ्लेक्ट कर, यानी लाल बाहर निकल जा रहा है, बाकी सब कलर को जो भी चीज़ है लाल रंग का वो खा जा रहा है, तबे वो लाल दिख रहा है, यानी सब कलर को खा लिया, लाल को निकाल दिया, तो लाल रंग का दिखेगा। वही चीज़ जो होता है, तो आसमान में क्या होता है ना कि आसमान में सारा कलर में उसको खा जाता है, एक वो कलर दिखता नहीं है, तो क्या दिखेगा, तो काले ना दिखेगा जी। तो वही है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को पूरा आसमान जो होता है कैसे दिखता है, काला कलर का दिखता है। और समुद्र का जल नीला दिखता है, क्यों दिखता है, तो अब बताओ, समुद्र के पानी में बोले कि कलर पड़ेगा तो क्या होगा, सारे कलर को खा जाता, एक नीला कलर को छोड़ देता, तो नीला कलर को छोड़ देता, पानी नीले नहीं दिखेगा, वही चीज़ होती है। इसी तरह कलर दिखता है, कोई भी कलर वैसे ही दिखता है, ठीक है।
वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, किस तरह करता है? अवतल लेंस की भांति जो है वायु का बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है, समझे कि नहीं? उसके बाद देखेंगे तारे का टिमटिमाने के कारण क्या है। देखो ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, अब ये पूछा था जो क्वेश्चन हो गया एग्जाम हुआ, तो तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। देखो 2 क्वेश्चन मिल गए कि दो दिन पढ़ा, पहले पढ़ा है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन बीपीएससी में आ गया था, ये वाला भी क्वेश्चन आ गया बीपीएससी में, अभी जस्ट आपको आया था भाई। इसके पहले वाला बीपीएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। तो याद रखो, बीपीएससी हो या बीएससी सीजीएल हो या बिहार बीएड एग्जाम हो, रेलवे हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, इसमें इससे तो क्वेश्चन 100% रहता है, ठीक है। उसको देखें तो क्या है? तो तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? तो अपवर्तन। देख लो, ये याद रखना, एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन, एक होता है ये विवर्तन, बहुत सारा टर्म आएगा। इस सब चीज़ को एकदम ध्यान से रखना है। तारे का टिमटिमाने क्या कारण होता है? तो अपवर्तन। अपवर्तन होगा तभी जाकर तारा टिमटिमाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हीरा का चमकने क्या कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये तो याद रखना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसे मृग मरीचिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब कि हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा चमकता है कैसे? तो किस कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। आप देखेंगे मॉडल सेट नंबर 6 नंबर में आएगा। कैंडिला मात्रक है, यानी कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। याद रखना, सीधे सीधे खड़े याद कर देना कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडिला। उसको देखेंगे भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है, यानी कि जो उपग्रह होता है, यानी जो सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट जो भी जितना भी सैटेलाइट वगैरह होता है, उस सैटेलाइट को आसमान में छोड़ा जाता है कितना? सैटेलाइट जो होता है ना, सैटेलाइट को आसमान में कितना ऊपर छोड़ा जाता है? तो 3600 किलोमीटर के ऊपर छोड़ा जाता है, या तो 36,000 यहाँ देख सकते लिखा हुआ 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, समझ रहा है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का जो बल्ब का जो होता है फिलामेंट बना रहता है। उसको देखेंगे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। देखो एक आएगा नाभिकीय संलयन, एक आएगा नाभिकीय विखंडन, है ना। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में दोनों में बहुत अंतर होता है। जो बम वगैरह बनता है ना, वो विखंडन से बनता है, यानी बम बिखरता है। तो याद रखना, बम भी जो बनेगा, जितना भी हाइड्रोजन बम बोलेगा कि परमाणु बम, जितना भी बोलेगा परमाणु बम जो बन रहा है, वो परमाणु बम किससे बन रहा है? तो विखंडन से। और उसके बाद बोलेगा कि ये सूरज की रोशनी बोलती है तो नाभिकीय संलयन से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। देखो गीगर मुलर काउंटर से क्या माप की जाती है? तो रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, याद रखना। उसके बाद देखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत किस पर काम करता है? तो रॉकेट के गति के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण। पूछेगा एक रॉकेट उड़ रही है, यहाँ से यहाँ उड़ के गायब चली गई, ठीक है, उसमें कौन सा गति लगा? उस गति क्या नाम, कौन सा गति लगा? तो संवेग संरक्षण की गति का सिद्धांत उस पर लगा, ठीक है ना। या सीधे सीधे पूछता है कि मतलब रॉकेट यहाँ से उड़ के गई, उस पर कौन सा सिद्धांत कार्य किया? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत उस पर कार्य किया। मूल रंग कौन सा है? तो यानी कि मेन जो कलर है कौन सा है? नीला, लाल और हरा। कौन कौन है? नीला, लाल, यहाँ देख सकते लिखा हुआ है नीला, लाल और हरा, जो मेन कलर होता है, इसी से सारा कलर बनता है, ठीक है। उसको बाद देखिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए, यानी हाइट मापा जा रहा है, तो हाइट मापा जा रहा है तो उसको क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो उसको जो हाइट मापा जा रहा है उसको कहा जाता है सेक्सटेंट। क्या कहा जाता है? सेक्सटेंट, ठीक है। उसमें निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल दर्पण, ये तो एकदम रटिए जाओ भाई। निकट दृष्टि दोष या दृढ़ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, अवतल देखो कैसे याद करना है, निकट 3 अक्षर का है कि नहीं? तो 3 बड़का में बड़का। और उसको देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ लिखा है तो ई का है, 2 अक्षर का है कि नहीं? 2 होगा ली। इसमें क्या होगा? उत्तल, यानी कि जो बड़का है उसमें बड़का वाला लेंस लगेगा, जो छोटका है उसमें छोटका वाला लेंस लगेगा। देखो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, क्योंकि निकट 3 अक्षर का है तो उसमें लगेगा लेंस 4 अक्षर वाला, और दीर्घ दृष्टि दोष जो है 2 अक्षर का है तो उसमें लगेगा 3 अक्षर वाला लेंस, समझ आया। जो छोटका है उसमें छोटके लेंस लगेगा, जो बड़का है उसमें बड़का लेंस लगेगा, ठीक है। अब देखो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित, अभी बोले हैं कि नाभिकीय विखंडन हो जाएगा परमाणु बम, वही चीज़ है, वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो बिजली के बल्ब के मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस में। देखो बिजली के जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस डाला जाता है? अक्रिय गैस, ठीक है। ये ऑक्सीजन वगैरह नहीं डाला जाता है क्योंकि बल्ब भड़क जाएगा। उसमें कौन सा जो गैस डाला जाता है? तो अक्रिय गैस, ठीक है। अक्रिय गैस में आ जाएगा आर्गन वगैरह आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, ये सब अक्रिय गैस होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। देखो ध्वनि आवाज़ किस में करेगा? नदी किनारे बोलोगे देखना तो आवाज़ करेगा, हवा में बोलेगे जो आवाज़ करेगा, स्टील में मारेगा, लोहा वगैरह में तो आवाज़ करेगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो लोहे में ना, स्टीले में ना होगा, यानी कि ठोस चीज़ों पर ना सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ठोस पर आवाज़ करता है, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद हवा में सबसे कम, ठीक है। अब आएंगे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, जो ऊर्जा जो होता है, एनर्जी जो होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का सही मात्रक जूल। क्या होता है? ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन बम जो किस पे आधारित है? तो याद रखना हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, और पूछ देगा कि ये परमाणु बम, तो परमाणु बम नाभिकीय संगठन के सिद्धांत पर। नाभिकीय विखंडन, जो विखंडन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु बम। याद रखना परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस पे होता है?
तो वो नाभिकीय संलयन पर याद रखना, ठीक है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है जल का सबसे सर्वाधिक रूप होता है। उसको देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखो ग्रीन हाउस गैस जो होता है, ग्रीन हाउस या प्रभाव जो भी हो, उसमें CO2 होता है, मीथेन होता है, CH4, बहुत सारा उसमें गैस वगैरह मिलकर बनता है। क्या बनता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाता है। लो अब दाढ़ी बनाते समय जो नाक कान ये सब में कौन सा दर्पण, यानी जो हजाम वगैरह यानी नाई वगैरह जो अपने सैलून में कौन सा दर्पण रखता है, कौन सा जो गिलास रखते रहता है, तो वो अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। यूरेनियम नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, यूरेनियम। देखो नाभिकीय विखंडन में क्या क्या चीज़ यूज किया जाता है, तो यूरेनियम। याद रखिए क्या चीज़ यूज किया जाता है, तो यूरेनियम यूज किया जाता है। उसको देखेंगे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का मान कितना होता है, 1/6 होता है। यानी कि मान लो पृथ्वी पर कोई आदमी 60 किलो का है, 60 kg का है, और वो चंद्रमा पर जाएगा ना तो 10 किलो का हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 किलो का। कितना किलो का हो जाएगा, 10 किलो का हो जाएगा, समझ आया। चंद्रमा पर जाएगा तो क्या होगा, 10 kg का हो जाएगा वो आदमी, यानी 1/6 रेशियो होता है ये। उसको देखेंगे द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, तो पारा होता है। देखो पारा कहाँ रहता है, याद रखना, जो वो देखते होगी ये थर्मामीटर रहता है बुखार वखार नापने वाला, बुखार फीवर वगैरह चेक करने के लिए, फीवर चेक करने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर होता है। उसी में क्या डाला रहता है, पारा डाला रहता है। वही पारा क्या करता है, ये कमरे का टेम्परेचर पर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है, यानी वो टेम्परेचर बताता है। तो हमारे शरीर का भी वही टेम्परेचर बता देता है पारा, ठीक है। वही लिक्विड, वो मेटल है, धातु है, यानी धातु ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है। इसको देखें सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है, तो वाष्पीकरण कर। देखो सुराही जो होता है देखना, ऐसे सुराही रहता है, ऐसे आकर ऐसे रहेगा घड़ा। ऐसे घड़ा में क्या होता है, इसमें मान लो पानी वगैरह डाले हैं तो इसमें इसे किनारे 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 ऐसे छोटे सुराही, इसमें हल्का छोटा छोटा छेद होता है। उसमें क्या होता है ना, पानी अंदर जो डाले ना उसमें से गर्म जो पानी जो गर्म है ना, यानी पानी में जो उष्मा है ना, वो इस छिद्र के बाहर के रास्ते बाहर निकल जाता है। देखना ये पानी हमेशा रिश्ते रहता है, हल्का हल्का भींगल रहता है हमेशा, क्योंकि उष्मा उसमें बाहर निकल रहा है, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो पानी में से उष्मा जब निकल जा रहा था, ठंडे हो जाना पानी। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग सेट 4, 5, 6 को कंप्लीट कर लो। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे पूरे सेट को कंप्लीट कर लेंगे। लो तो आप इसको देखते रहिए, और ये देखना बहुत ही जरूरी है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा खड़े उठा कर पूछ देता है, इसको बहुत जानना जरूरी। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। फिर दूसरे किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।